आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सबसे पहले ये राजस्थान का मैप है और ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उच्चावचन और जलवायु के आधार पर उच्चावच और जलवायु के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मरुस्थली यानी कि उत्तर पश्चिम मरुस्थली। ये विभाग कौन सा है होगा? मरुस्थल। दूसरा भाग है अरावली। तीसरा भाग होता है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा भाग है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। अब सबसे पहले इनके बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, पूरे राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसका जो प्रतिशत है वो है 61.11%। और इस भाग में जो जनसंख्या निवास करती है वो है 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली के भौतिक भाग को देखें तो 9% क्षेत्र आता है और इसमें 40% 9% क्षेत्र आता है और 10% यहां पर जनसंख्या निवास करती है। इस भौतिक प्रदेश को देखें तो यहां पर जो क्षेत्रफल है, इसका एरिया देखें तो इसका एरिया है, पूरे राजस्थान का एरिया ये है 23%। और 23% में जो जनसंख्या है उसका जो प्रतिशत है पूरे राजस्थान की पूरी जनसंख्या का वो है 39%। जबकि हाड़ौती में देखें तो हाड़ौती का जो एरिया है वो 6.89% है, जबकि यहां पर जो जनसंख्या निवास करती है वो 11% है। बात करें कि इनकी उत्पत्ति के बारे में तो सबसे पहले उत्पत्ति को देखते हैं। तो जो अपना मरुस्थल है अरावली, राजस्थान का पश्चिमी उत्तर पश्चिमी अरावली, इसका जो उद्गम स्थान है यानी कि इसकी किसका अवशेष माना जाता है तो ये बेसिक आता है 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, एक और है जो भौतिक प्रदेश 33 सागर का अवशेष है वो है पूर्वी मैदान। ये भी किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष माना जाता है, 33 सागर का अवशेष माना जाता है। और जो अरावली है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। ठीक है, हाड़ौती का पठार भी ये गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। यहां पर जो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती थी उनके लावा के ठंडा होने के बाद यहाँ पर जो राख है उनसे ये इस हाड़ौती का निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, और यहाँ पर रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, रेतीली या बलुई मिट्टी, रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर वनीय मिट्टी पाई जाती है जो वन के लिए उपयुक्त रहती है सर्वाधिक। ठीक है, और यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, इस भूभाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी जिसको कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कछारी। ठीक है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। नदी वाला बेसिन में भाग है, इसलिए यहाँ पर जो नदियों के साथ में जो बहकर आती है उस मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करें मरुस्थल की, तो मरुस्थल को देखें। मरुस्थल को अपन भौतिक प्रदेश में दो भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, एक है 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला, यानी कि 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला एरिया, इसको अपन बोलेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बोलेंगे इसको। और दूसरा भाग जो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला एरिया है, इसको अपन बोलेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये भी जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी हम क्या करेंगे, यहां पर बालुका युक्त प्रदेश और बालुका मुक्त प्रदेश के रूप में देखने वाले हैं। तो बालुका युक्त प्रदेश कौन सा है और बालुका मुक्त प्रदेश कौन सा है? तो जहां पर राजस्थान में मिट्टी, जहां पर राजस्थान में जो रेत के बालुका स्तूप पाए जाते हैं उसे बालुका युक्त प्रदेश बोलेंगे। तो ये एरिया है, जैसे अपना आ जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का जो एरिया है
फलोदी का एरिया है। इस एरिया में पथरीले मरुस्थल पाए जाते हैं, इसलिए इसे राजस्थान स्थानीय भाषा में हमादा कहा जाता है। हमादा कहा जाता है। बाकी जो एरिया है वहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब बालू का स्तूप कौन कौन से बालू का स्तूप है, तो वो देखते हैं बालू का स्तूप कौन कौन से हैं। पहला बालू का स्तूप होगा बरखान। बरखान किस तरह का बालू का स्तूप होते हैं, ये बालू का स्तूप होते हैं जो कैसे बनते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले जो बालू का स्तूप है वो बरखान होते हैं। इसकी आकृति सामान्य कैसी होगी, अर्धचंद्राकार आकृति की होगी, इसे बरखान बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, दूसरा बालू का स्तूप होगा जो होगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये किस प्रकार का होगा, ये होगा जैसे ये बालू का स्तूप है, इधर से हवा चल रही है तो यहां पर जो बालू का स्तूप बनेंगे वो बालू का स्तूप होगा। मतलब ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में किस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि हवा के समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं वो किस नाम से जाने जाएंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। एक होते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, तीसरा होता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप किस प्रकार के होते हैं, जो हवा के समानांतर बनने वाले जो टीले होते हैं, रेत के टीले हवा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप है वह अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। कैसे बनेंगे, जैसे ये इधर से हवा चल रही है, ठीक है, अब यहां पर लहरदार जो बालू का स्तूप बन जाएंगे वो बालू का स्तूप किस प्रकार के होंगे, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप होंगे। एक होते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप किस प्रकार के बनेंगे, ये महिलाओं के हेयर पिन के आकार के होते हैं। महिलाओं के हेयर पिन के आकार के मतलब जैसे ये है, या इसको बोले बरखान बालू का स्तूप के विपरीत दिशा में बनने वाले। ठीक है, तो इस प्रकार के हेयर पिन के आकार के पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं। एक होता है सब्र काबिज। सब्र काबिज या काबिज इसे कैसे कहेंगे, जब मरुस्थलीय क्षेत्र में हवाएं चलती हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवाएं चलती हैं तो झाड़ी के पीछे या झाड़ी के आसपास रेत इकट्ठा हो जाती है, यानी कि रेत के झाड़ी के आसपास जो बनते हैं वो बालू का स्तूप सब्र काबिज कहलाते हैं। सब्र काबिज कहलाते हैं। ठीक है, एक बालू का स्तूप होते हैं जिसको जो आकृति होती है सीप की आकृति है ना, सीप के जो समुद्री सीप होता है उसकी आकृति का होता है, इसे सीप बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, और एक बालू का स्तूप बनेगा नेटवर्क या ताराबोलिक बालू का स्तूप। तारानुमा या ताराबोलिक बालू का स्तूप, इनकी आकृति बिल्कुल तारे के समान होती है, बहुभुजीय आकृति होती है, यानी कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाले बालू का स्तूप होते हैं जिनकी आकृति बिल्कुल स्टार की तरह होती है। ठीक है, स्टार जैसे रहता है वैसी आकृति इसकी रहती है। ठीक है, तो ये है। और इसके बारे में और देखिए कि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में और क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मरुस्थलीय जो शुष्क भाग है, यहां पर शुष्क भाग, अर्ध शुष्क भाग है, उसको अध्ययन की दृष्टि से अपन चार भागों में पढ़ने वाले हैं। पहला जो होगा वो होगा घग्गर बेसिन, है ना, घग्गर बेसिन। ठीक है, इस एरिया को क्या बोलेंगे, घग्गर बेसिन बोलेंगे। दूसरा जो भाग होगा उसको शेखावाटी अंत प्रवाह क्षेत्र बोलेंगे। और तीसरा भाग होगा जिसको नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं, ये शेखावाटी, शेखावाटी अंत प्रवाह क्षेत्र, दूसरा है नागौरी उच्च भूमि और तीसरा है लूनी बेसिन। ठीक है, लूनी बेसिन। ठीक है ना, अब समझिए यहां पर जो घग्गर बेसिन है, इस घग्गर बेसिन में आपको इंपोर्टेंट क्या पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पर चिकनी बलुई मिट्टी है, जो चिकनी होती है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको काठी कहा जाता है, भाई काठी या बग्गी। ठीक है, और यहां पर जो एक नदी बहती है घग्गर नदी, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है, घग्गर नदी के पाट क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। घग्गर नदी के पाट क्षेत्र को नाली कहा जाता है। अब शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी में पहला नाम आएगा अपना जोहड़। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो कच्चे कुएं हैं वो कौन से भाग हो गए, कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं, जोहड़ कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि शेखावाटी में जो पाए जाने वाले कच्चे कुएं हैं उनको क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। ठीक है, और जोहड़ कहां से पाए जाते हैं, सर्वाधिक शेखावाटी में पाए जाते हैं, शेखावाटी में मिलते हैं। ठीक है, एक आता है सर, यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में
मानसून के दौरान जो नीची ढलान वाली आकृति रहती है वहां पर पानी जमा हो जाता है, यानी कि तालाब बन जाते हैं, अस्थायी रूप से तालाब बन जाते हैं, वो सर कहलाते हैं। ठीक है, एक और नाम आएगा बीड़, यानी कि शेखावाटी में जो चारागाह भूमि होती है उस एरिया में कहां पर पाई जाएगी? बीड़, शेखावाटी एरिया में। उसे क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है, उसे बीड़ कहा जाता है। अब नागौरी उच्च भूमि की बात करें तो नागौरी उच्च भूमि में अपन देखेंगे कि नागौर और अजमेर के आसपास जो फ्लोराइड युक्त फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है, उससे वहां के लोगों में क्या आपत्ति है? जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कुब्बड़ नुमा या कुब्बड़ निकल आती है, कुब्बड़ निकल आती है। ठीक है, दांत पीले पड़ जाते हैं या छिद्रे हो जाते हैं, जिसके कारण से वहां पर फ्लोराइड युक्त नमक पाया जाता है, उससे वहां के लोगों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा तो वहां की जो व्यक्ति रहते हैं सामान्य, उनकी हड्डियां, रीढ़ की जो हड्डी होती है वो उनमें कुब्बड़ निकल आती है, इसलिए इस क्षेत्र को बाका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाका पट्टी बोलेंगे या कुब्बड़ पट्टी कह सकते हैं। ठीक है, चौथी अपन बात करें लूनी बेसिन। ठीक है, लूनी नदी के आसपास का इलाका। ठीक है, लूनी नदी के आसपास का इलाका, लूनी नदी देखो, इसमें लूनी नदी का जो क्षेत्र आएगा वो इस प्रदेश में आएगा। इसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने देखा, ये क्या देखा अपन ने? राजस्थान का मरुस्थल। अब राजस्थान के मरुस्थल में भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अपन आएंगे जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो जल संसाधन का तरीका अपनाया गया है, ठीक है, वो खडीन कहलाता है। अपन इनको देखने वाले हैं, ठीक है, इनको समझने वाले हैं। एक आएगा अपने जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मरु राष्ट्रीय उद्यान, वो कहां पर है? जैसलमेर में है। और घग्गर नदी के जो पेटे पर एक भूगर्भ जल पट्टी पाई जाती है। ठीक है, लगभग 60 किलोमीटर एरिया में भूगर्भ जल पट्टी पाई जाएगी, जहां पर आसपास इलाकों में हरे भरे घास के मैदान होते हैं। यहां पर सेवण और धामण घास पाई जाती है, सेवण और धामण घास पाई जाती है, जिसको सेवण को लीलोण घास भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पौष्टिक और सर्वाधिक पौष्टिक आहार वाली घास होती है। ठीक है, और इस इलाका में ये घास जो पाई जाती है जहां पर, वहां पर गोडावण पक्षी सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और इसलिए ये गोडावण पक्षियों की शरण स्थली कहलाता है। कौन सा भाग? ये मरु राष्ट्रीय उद्यान के पास, जहां पर भूगर्भ जल पट्टी पाई जाती है और जहां पर सेवण और धामण घास मिलती है। ठीक है, यहां पर एक सर्प, जो जहरीला सर्प होता है, ठीक है, पीवुणा सर्प है ना, पीवुणा, क्या नाम होता है? पीवुणा सर्प, जो इतना जहरीला होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, इतना जहरीला होता है कि अगर दूर से भी अगर वो पुकार मारता है तो सामने वाले में जहर प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, तो इतना जहरीला होता है ये। ठीक है, तो ये सब मरुस्थलीय क्षेत्र में है। ठीक है, ये सब मरुस्थलीय क्षेत्र में है। तो हमने ये देखा आज।